नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी कैसे पड़ोसन विनीता मेरी अच्छी दोस्त बनी और हमने क्रिकेट खेलने का आनंद लिया। मेरा नाम अतुल है, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, साथ ही हमारी खुद की गौशाला भी है। मेरी उम्र 45 साल है और मेरे एक लड़का है जिसकी अभी अभी शादी हुई है। मेरी पत्नी का निधन 2 साल पहले हो चुका है। यह बात कुछ 6 महीने पहले की है। हमारी गौशाला से सटे मकान में एक परिवार रहने को आया था। वह पति और पत्नी और उनका बेटा 3 सदस्य थे। उनके बेटे का दाखिला कॉलेज के बीटेक में हुआ है और वो हॉस्टल में ही रहता है। पति का नाम निखिल, वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं और ज्यादातर घर से बाहर ही होते हैं। उनकी पत्नी विनीता हाउसवाइफ के साथ एक बीमा कंपनी में एजेंट भी है। वो बहुत हंसमुख और मिलनसार महिला है। पड़ोसी होने की वजह से वो अक्सर हमारे घर आया करती थी और मेरी बहू से भी उसकी अच्छी खासी मित्रता हो गई थी। वे दोनों टीवी देखना, बाजार जाना साथ ही करने लगी थी। मैं हमेशा की तरह नौकरी के बाद गौशाला की देख रेख करता हूँ और रात को खाना खाकर हो सके तो गौशाला में बने कमरे में ही सो जाता हूँ। मुझे चाय पीने की बहुत आदत है और मेरी पड़ोसन काफी अच्छा चाय बनाती है। मैं हमेशा चाय के बहाने उसके घर चला जाता था। उसे भी चाय पीते वक्त मुझे कंपनी देना अच्छा लगता था। हम काफी बातें करते थे। वो मुझसे काफी घुल मिल गई थी। शनिवार के दिन मेरी छुट्टी जल्दी हो जाती है। एक दिन घर आया तो देखा कि विनीता हमारे घर में अकेली थी। तो मैंने पूछा, क्या बात है कौशल्या जी, आप अकेली हैं? क्या ऑफिस की छुट्टी है आपकी और मेरी बहू रानी कहाँ गई? विनीता बोली, जी आज मेरी छुट्टी है। आपका बेटा आपकी बहू को लेकर डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गया है। आपकी बहू ने कहा था कि आप स्कूल से जल्दी आ जाएंगे, सो उसने मुझसे थोड़ा घर का ध्यान रख लेने को कहा है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना परोस दूंगी। मैं बोला, अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करती हो, मैं खुद ले लूंगा। तो विनीता बोली, कोई परेशानी नहीं है, आप फ्रेश होके आइए, मैं खाना गर्म करती हूँ, वरना फिर कभी चाय नहीं पिलाऊंगी। मैं बोला, ठीक है जी, लेकिन आप अपने लिए भी निकाल लो, दोनों साथ ही खा लेंगे। पिछले 2 वर्षों से मैंने किसी को आंख उठाकर नहीं देखा था, लेकिन विनीता की मिलनसारिता और हंसमुख मिजाज ने मुझसे बातें करना सिखा दिया था। उसका ये व्यवहार मुझे उसके कुछ ज्यादा करीब ले गया था। मुझे हमेशा अकेलेपन का एहसास होता था। खाना खाने के बाद विनीता भी अपने घर चली गई। मैं भी आराम करने चला गया। इस बीच बच्चे भी आ गए। शाम हो चुकी थी और मैं हमेशा टहलने को बाहर जाता हूँ। थोड़ी सैर करने के बाद मैं चाय पीने विनीता के घर चला गया। विनीता ने कहा, रुकिए मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। आप हमेशा की तरह शक्कर ज्यादा ही लेंगे ना? कुछ देर बाद हम दोनों चाय की चुस्की लेते हुए बातें करने लगे। विनीता ने कहा, इस उम्र में इतना मीठा लेना अच्छी बात नहीं है। मैं बोला, अब क्या करें, आदत से मजबूर हूँ। मेरी चिंता करने वाली तो कब का मुझे छोड़कर चली गई। घर वाले तो हैं, पर जीवन साथी की जगह कौन ले सकता है? उसकी कमी तो खलती ही है। ये कहते हुए मैं थोड़ा उदास सा हो गया। विनीता बोली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये सब बातें सोचकर मन उदास मत करिए। ऐसी कौन सी कमी है जो हम सब मिलकर पूरी ना कर सकें? तो मैं बोला, अब आपसे क्या कहूँ विनीता जी, जाने दीजिए। तभी विनीता बोली, क्या अतुल जी, मुझे लगा हम आपसे इतना घुल मिल गए हैं कि दिल की बातें जाहिर कर सकते हैं, पर शायद आप हमें अपना नहीं मानते हैं। मैं बोला, हमारी जो उम्र की अवस्था है उसमें जीवन साथी की क्या भूमिका होती है? विनीता बोली, मैं समझ सकती हूँ आपके पास जीवन साथी न होने का दुख है और मुझे जीवन साथी होके भी वो सुख नहीं है। ये सब किस्मत की बात है। वैसे एक बात पूछूं, इतने समय बाद आप ये सब ख्याल मन में क्यों ला रहे हैं? मैंने जरा मुस्कुरा कर ताना कसा, क्या बताओ विनीता जी, सब आपकी चाय की गलती है। वो हंसकर बोली, लो अब मैंने क्या किया? तो मैं बोला, विनीता जी, आपके हाथ की चाय मुझे हमेशा मेरी पत्नी की याद दिला देती है, इसीलिए मैं हमेशा चाय पीने आपके घर आ जाता हूँ, आपको परेशान करने। विनीता बोली, आप हमेशा ऐसा क्यों कहते हो? परेशान करने मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको चाय पिलाने में, और चलो इसी बहाने आपसे इतनी बातें भी हो जाती हैं।
वैसे मेरी और आपकी बहू की काफी जमती है, फिर मुझसे बात करने के बहाने क्यों जी? मैंने कहा आप भी ना। अरे दो औरतों और एक औरत और मर्द के बीच बात का फर्क अलग ही होता है। मैंने कहा वैसे आपके पति देव से भी फोन पे बातें तो होती ही होंगी क्यों? तो वह बोली अरे कहाँ, उनको काम से फुर्सत ही नहीं है, कभी फोन कर लो तो बस छिड़क कर फोन काट देते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं विनीता जी, आप मेरा नंबर रख लो, जब जी करे फोन करिए। कुछ हेल्प चाहिए भी तो आप बता सकती हो, मेरा भी मन लगा रहेगा। इस बार मैं मन ही मन खुश हो रहा था। विनीता बोली सच में ऐसा हो सकता है, चलो अच्छा है। और एक बात आप प्लीज मुझे विनीता जी या आप करके मत बोलिए, सिर्फ विनीता और तुम भी कह सकते हैं। मैंने कहा मुझे आप में मेरी पत्नी की झलक दिखाई पड़ती है, इफ यू डोंट माइंड। फिर मैं खुशी खुशी अपने घर को निकल गया। आज मैं बहुत खुश था। अगले दिन मुझे विनीता का फोन आया। वो कह रही थी कि क्या आप मुझे छुट्टी के बाद पिक करने मेरे ऑफिस आ सकते हैं? क्या है ना, आज ऑटो नहीं चल रहे हैं? मैंने कहा क्यों नहीं, मैं जरूर आ जाऊंगा। कितने बजे छुट्टी होगी तुम्हारी? ठीक 5 बजे। मैं बाइक लेकर उसके ऑफिस के नीचे पहुंच गया। वो मेरे पीछे बाइक पर बैठ गए। सालों बाद कोई औरत मेरे साथ बाइक पर बैठी थी। विनीता जानती थी कि मैं क्या चाहता था, पर जानबूझकर अनजान बनती थी। अब मैं रोज विनीता को उसके ऑफिस लेने जाता था, हम साथ ही घर आते थे। ऐसा कुछ हफ्ते तक चला, बातें करना, घूमना फिरना। हम कई बार मूवीज भी देखने गए। दोनों को एक दूसरे की अच्छी कंपनी मिलती थी। अब विनीता को भी मेरे साथ टाइम बिताने की आदत सी हो गई थी। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी कर रहा था, तो मेरे दोस्तों ने मेरे साथ मजाक करना शुरू कर दिया। बोले अब तो तुम्हारी पड़ोसन विनीता तुम्हारी अच्छी दोस्त बन गई है, तुम काफी क्रिकेट मैच खेलते होगे। तो मैंने कहा अभी तक हमने तो एक मैच भी नहीं खेला है। तो मेरे दोस्तों ने कहा तुम्हें और विनीता को क्रिकेट खेलना शुरू कर देना चाहिए। एक दिन देर शाम को मैं विनीता के घर गया तो विनीता खाना बना रही थी। विनीता ने पूछा क्या हुआ अतुल जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? मैं बोला नहीं नहीं, बस मैंने सोचा आज रसोई में आपकी थोड़ी मदद कर दूं। वो समझ गई थी कि मैंने पार्टी कर रखी है। विनीता बोली अतुल जी जरा वो ऊपर रखी चीनी का डब्बा निकल दीजिए ना, मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा। मैंने भी विनीता को पीछे से उठा लिया और कहा अब तो हाथ पहुंच जाएगा ना। विनीता हंसकर बोली आप भी अतुल जी, आप बहुत अच्छे हो। मैंने विनीता से पूछा क्या वह क्रिकेट खेलना पसंद करती है? तो वह बोली क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है। उस दिन से हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी कुछ महीने पहले की है, जब मैं बैंक में जॉब के लिए दिल्ली आया था। दिल्ली में अपना कमरा किराए से लेकर रहने लगा। मेरे मकान मालिक अपने दूसरे मकान में रहते थे, जिस वजह से मुझे वहां परेशान करने वाला कोई नहीं था। बैंक में दिन तो बड़ी आसानी से निकल जाता था, लेकिन परेशानी तब होती जब मैं फ्लैट पर अकेला होता। मुझे अपने पुराने दिन याद आते और मैं बहुत अकेलापन महसूस करता। मैं जिस फ्लैट में रहता था उसके सामने वाले फ्लैट में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम पायल है। वह एक निजी कॉलेज में प्रोफेसर है। वो बहुत ही खुले और सुलझे हुए विचारों की लड़की है। पायल ने कई बार अपनी बालकनी से मुझे देखा, लेकिन वो सिर्फ एक अजनबी को पहली बार देखने वाला नजरिया था। हम दोनों की मुलाकात और बातों का सिलसिला शुरू बैंक के जरिए ही हुआ। पायल का खाता हमारी बैंक की उसी शाखा में है जिसमें मैं पोस्टेड हूँ। एक दिन पायल को अपने परिवार के किसी काम से एक बड़ी रकम निकलवाने की जरूरत थी, लेकिन हमारी शाखा में नकदी की समस्या होने की वजह से कैशियर ने पायल को नकदी निकालने के लिए मना कर दिया। अब पायल परेशान अवस्था में बैंक में खड़ी हुई थी और बार बार अपनी समस्या बता रही थी। साथ ही उम्मीद की नजर से मेरी तरफ भी देख रही थी। वो सोच रही थी कि मैं उसे पहचानता हूं तो शायद उसकी मदद करूंगा, लेकिन मैं भी मामले को बढ़ने देना चाहता था, ताकि सभी जगह से निराश होने के बाद जब वो मेरे पास आए और मैं उसकी मदद कर दूं, तो वो मुझे कुछ भाव देने लगे और मेरी अहमियत उसे पता लगे। कुछ देर बाद मैंने उसे मेरे केबिन की तरफ आते हुए देखा। वो मेरे सामने खड़ी थी।
उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी और आंखों में मुझसे एक उम्मीद थी। मैंने उसकी तरफ इस तरह से देखा जैसे कि मुझे मामले का पता नहीं हो, और मैंने सब कुछ यहाँ तक कि उसे नहीं पहचानने का नाटक करते हुए कहा, कहिए क्या काम है। पायल बोली, सर मुझे किसी आवश्यक काम के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन कैशियर मुझे मना कर रहे हैं। अगर आज पैसों की व्यवस्था नहीं हुई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मैं आपके सामने वाले फ्लैट में ही रहती हूँ। पायल ने एक सांस में सब कुछ कह दिया और अपना चेक मेरे सामने रख दिया। मैंने पायल की तरफ देखते हुए उसे बैठने के लिए कहा और पानी पीने के लिए दिया। पानी पीकर पायल ने मुझे धन्यवाद दिया तथा वो दोबारा मुझसे अनुरोध करने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें शांत रहने को कहा और कैशियर को बुलाकर रकम केबिन में लाने के लिए कह दिया। थोड़ी देर में कैशियर ने पैसे लाकर पायल को दे दिए। पायल ने मुझे धन्यवाद देकर अपने घर चाय पर आने का न्योता देकर चली गई। आज मैंने पायल को बहुत करीब से अनुभव किया था। खैर, सारे काम निपटाकर मैं बैंक से घर आ गया और कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। इस बीच एक दिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई और मैं बैंक से जल्दी घर आ रहा था। मैं बस स्टॉप पर खड़ा था कि मेरे सामने एक कार आकर रुकी। मैं उसे नजरअंदाज करते हुए पास में बनी बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद कार का शीशा नीचे उतरा और एक लड़की ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। मैंने देखा तो वो पायल थी। पायल ने मुझे अपनी कार में आने का इशारा किया तो मैं कार के पास जाकर खड़ा हो गया। पायल ने कहा, कहाँ जा रहे हैं आप और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, आज बैंक नहीं गए क्या? मैंने पायल को उत्तर देते हुए उससे कहा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इस वजह से बैंक से जल्दी आ गया हूँ और बस का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ कैसे? पायल ने कहा, मैं अपने कॉलेज से आ रही हूँ, आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। मैंने धन्यवाद देते हुए पायल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लगभग आधे घंटे का रास्ता था, लेकिन मैं अभी अपने आप को संभालने में व्यस्त था। मेरी हालात बेहद खराब था। पायल मेरी हालत देखकर चौंक गई। मैंने पायल को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी। पायल ने मेरा हाथ पकड़कर मेरी तबीयत का मुआयना किया तो उसने पाया कि मुझे बुखार था। अब वो घर जाने की बजाय मुझे हॉस्पिटल ले जाने लगी, जिसके लिए मैंने मना किया पर वो नहीं मानी। हॉस्पिटल से निकलकर पायल मुझे सीधा अपने घर ले गई और कहने लगी, आप अकेले रहते हैं और आपकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, बेहतर होगा आप तबीयत ठीक होने तक हमारे साथ रहें। पायल के मम्मी पापा भी मुझे रुकने के लिए कहने लगे। शायद पायल ने बैंक में मेरे द्वारा की गई मदद सबको बता रखी थी तो सभी मेरी सेवा में लग गए। मुझे ये सब देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था और मैं बार बार उन्हें कह रहा था कि मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर सो लेने के बाद अच्छा फील करूंगा। पायल ने मुझे दवाई लाकर दी जिसे खाकर मुझे नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली तो रात के 8 बज रहे थे। मैंने पायल को बुलाकर उससे जाने की इजाजत मांगी तो उसने अपनी मम्मी को बता दिया कि मैं जाने की कह रहा हूँ। पायल की मम्मी ने कहा, आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो आप चले जाना, अभी खाना खाकर आराम कर लीजिए। मैंने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद पायल खाना लेकर आ गई और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। ये एक बहुत ही अजीब सा एहसास था दोस्तों। उसके हाथ से खिलाया गया एक एक निवाला मुझे बीमारी से दूर और उसके करीब लाता जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं जब वॉशरूम जाने के लिए कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि पायल अपने कमरे में अकेले बैठकर उसी थाली में खाना खा रही थी जिसमें उसने मुझे खिलाया था। इस नज़ारे ने मुझे चौंका दिया और मैं अपने कमरे में वापस आ गया। अगली सुबह जब मैं जगा तो अपने आप को स्वस्थ महसूस किया। जब मैं घर आने के लिए निकल रहा था तो पायल बोली, आज तो रविवार है, आपकी छुट्टी भी होगी तो आप आराम से फ्रेश होकर खाना खाकर चले जाना। मैंने कहा कि मेरी वजह से आप पहले ही काफी परेशान हो चुके हैं। पायल के पापा बोले, आपने उस दिन पायल को पैसे दिलवाकर हमारी अनजाने में जो मदद की थी उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे काम का एक हिस्सा था। शाम को पायल मेरे फ्लैट पर आई और मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगी। मैं ठीक हूँ कहते हुए उसके द्वारा किए गए फेवर के लिए मैंने उसे थैंक यू बोला। पायल मेरे कमरे में अस्त व्यस्त पड़े सामान को जमाते हुए बोली, कितना गंदा रखते हो कमरे को, शादी कर लो तो इस परेशानी से निजात मिल जाएगी।
मैंने पायल की तरफ देखते हुए कहा, शादी करने के लिए कोई आपके जैसी लड़की भी तो मिले। यह सुनकर पायल मुस्कुराते हुए बोली, आपका और मेरा कोई मेल नहीं है, हम चाहें तो भी एक नहीं हो सकते। थोड़ी देर बाद उसने मुझे आवाज लगाई। मैं पायल के पास गया तो मुझसे बोली, ये खिड़की हमेशा खुली रखा करो। मैंने पूछा क्यों, तो पायल बोली, वो जो सामने वाली खिड़की है ना, वो मेरे कमरे की है। यह कहकर रेवती चुप हो गई और अपने घर चली गई। अब मैं पायल को चुपके से देखता था कि वो क्या कर रही है, कब बालकनी में आती है और कब छत पर जाती है। वह रोज रात को अपनी खिड़की खोल कर रखती और मेरी खिड़की के खुलने का इंतजार करती। फिर कुछ दिन मैंने खिड़की को खोला नहीं और पायल को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं पायल पर अपनी पूरी नजर बनाए हुए था। वो थोड़ा परेशान रहने लगी थी, लेकिन वो ये बात मुझे जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। वो बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। लेकिन कहते हैं न कि प्यार और दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। एक दिन मेरी छुट्टी वाले दिन पायल मेरे पास आई और मुझे अपने साथ घर ले गई। घर जाकर मैंने देखा कि पायल के घर किसी पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। पायल की मम्मी ने मुझे बिठाया और पूजा में शामिल होने का अनुरोध किया। मैं एक जगह कुर्सी पर बैठा हुआ घर में चल रही तैयारियों को बड़े गौर से देख रहा था। पूरा घर अच्छे से सजाया गया था। इतने में पायल तैयार होकर बाहर आई। मैं पायल को देखता ही रह गया। पायल ने मुझे आवाज लगाई, कहाँ खो गए, क्या देख रहे हो। थोड़ी देर में पायल अपनी माँ के साथ आई और कहने लगी, माँ मैं प्रिंस को साथ ले जाती हूँ, मुझे सुविधा होगी। पायल की माँ बोली, इन्हें क्यों परेशान करती हो, उन्हें बैठने दो, तुम जाकर आओ। मैं उनके पास गया और पूछने लगा कि क्या बात है, कोई परेशानी हो तो बताइए। पायल की माँ बोली, कुछ पूजा का सामान रह गया है, वही लाना है, यही पास से पायल तुम्हें ले जाने की कह रही है। मैंने कहा, हाँ तो कोई परेशानी नहीं है, मैं साथ चला जाऊंगा। मैं गाड़ी के अंदर आ गया, लेकिन मेरी निगाहें अभी भी पायल पर थी। वो आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि क्या बताऊं। अचानक गाड़ी के ब्रेक लगे और मैं चौंक कर पायल की तरफ देखने लगा। पायल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और मेरी तरफ गंभीर मुद्रा में देखते हुए पायल बोली, मुझे तुम अच्छे लगते हो और मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, ये जानते हुए भी कि हमारे रिश्ते का कोई अंजाम नहीं होगा। मैं पायल की तरफ देखे जा रहा था और पायल ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हम सामान लेकर घर आ गए। पूजा संपन्न हुई। मैं घर जाने के लिए खड़ा हुआ तो पायल ने अपनी आंखों के इशारे से मुझे मना कर दिया, जैसे वो नहीं चाहती हो कि हम एक पल को भी अलग रहें। इंतजार की घड़ियां बहुत मुश्किल होती हैं। हमारे बैंक की तरफ से एक शानदार पार्टी थी जिसमें सभी अधिकारियों को परिवार सहित आमंत्रित किया गया था। सभी के रुकने और खाने का बंदोबस्त एक शानदार होटल में किया गया था। उसी दिन शाम को बैंक से निकलकर मैं सीधा पायल के घर चला गया और टिकट्स पायल के पापा को थमा दिए। पायल के पापा प्रश्नवाचक दृष्टि मेरी तरफ देखने लगे और पूछा, ये सब क्या है। हमारी बैंक की तरफ से एक पार्टी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हमें परिवार के साथ बुलाया गया है। अब यहाँ आपके अलावा मेरा कोई परिवार नहीं है। आप हमेशा मेरा इतना ख्याल रखते हैं। जब भी मुझे आपकी जरूरत थी तो मैंने आपको अपने साथ खड़े पाया, तो फिर मैं अकेला कैसे इन खुशियों के पल का आपके बिना आनंद ले सकता था। मैंने बिना रुके एक सांस में सब कुछ कह डाला। नियत तारीख को मैं पायल के घर उनको लेने के लिए पहुंचा। मैंने देखा कि सब लोग तैयार हो चुके थे क्योंकि वो जानती थी कि ये पार्टी सिर्फ उसके लिए है। पार्टी में एंजॉय करने के बाद हम वापस आ गए, लेकिन अब पायल की शादी होने वाली है। कुछ इंसान जिंदगी में ऐसे आते हैं जिनकी कमी जिंदगी में हमेशा बनी रहती है। शायद पायल भी एक ऐसी ही कमी मेरी जिंदगी में छोड़कर जाने वाली है, लेकिन मैं उसकी बेहतरीन जिंदगी की कामना करता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, एक नौकर जिसका नाम गोपी है, वो एक बहुत अच्छे घर में नौकर है। गोपी अपना सब काम बहुत अच्छे से करता है। उसके काम से उसके मालिक भी बहुत खुश हैं। गोपी दिखने में एक सीधा सा लड़का है जिसकी उम्र 26 साल है। उस घर में 3 लोग रहते हैं, एक मालिक जिसका नाम जयंत है, उसकी पत्नी कोमल और उनका लड़का रहते हैं। जयंत एक इंजीनियर हैं और कोमल भाभी एक हाउसवाइफ हैं।
कोमल भाभी की लाइफ अच्छी चल रही थी, पर वो पिछले कुछ दिनों से उदास सी रहने लगी थी। उनका पति उनकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वो बेचारी अपनी परेशानी किसी और को बता भी नहीं पा रही थी। भाभी को परिवार की चिंता थी, इसलिए वो शांत रहती थी। असल में बात यह थी कि जयंत अब कोमल भाभी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था। हमेशा काम के कारण चिड़चिड़ा सा रहता था। इस वजह से कोमल भाभी काफी परेशान रहने लगी थी। उन दोनों की लाइफ बस उनके बेटे के कारण ही चल रही थी। इस बात से उनके घर के नौकर गोपी को कुछ शक हुआ और उसने एक दिन कोमल भाभी से पूछा। गोपी बोला, भाभी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ। कोमल भाभी बोली, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। गोपी ने कहा, भाभी आप कुछ परेशान लग रही हैं, कुछ बात है क्या? तो कोमल भाभी बोली, नहीं कुछ बात नहीं है, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? गोपी ने कहा, वो भाभी मैं देख रहा हूँ कि भैया भी आपसे सही से बात नहीं कर रहे हैं और आपका चेहरा उदास रहता है। कोमल भाभी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ प्रॉब्लम है, तुम नहीं समझोगे। भाभी थोड़ा परेशान सी होकर बोली, वो सब छोड़ो, मुझे एक कप चाय मिलेगी। गोपी जी, भाभी अभी लाता हूँ। कुछ देर के बाद गोपी चाय बनाकर ले आया। लीजिए भाभी आप चाय पीजिए, जब तक मैं सफाई कर देता हूँ। कोमल ने कहा, अरे गोपी आओ बैठो, तुम भी चाय पी लो। गोपी बोला, नहीं भाभी मैं आपके साथ कैसे चाय पी सकता हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ। कोमल, क्यों नहीं पी सकते? और वैसे भी तुम अभी क्या कह रहे थे कि भाभी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, तो फिर तुम मेरे दोस्त भी हुए ना। गोपी थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, वो भाभी। तभी कोमल भाभी ने कहा, वो मुझे कुछ नहीं पता, आओ बैठ जाओ, तुम इतना काम करते हो, हमारा ख्याल रखते हो। गोपी मान गया और कहा, अच्छा भाभी ठीक है, भाभी आप इतना कह रहे हो तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। अब गोपी और कोमल आपस में कभी कभी बातें करने लगे। कोमल भाभी गोपी को अपने दुख दर्द की बातें बताने लगी थी। एक दिन कोमल भाभी और जयंत की कुछ अनबन हो गई। जयंत गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। कोमल भाभी को बहुत बुरा लगा और वह रोने लगी। गोपी ये सब देख रहा था। गोपी कोमल भाभी के पास आया और बोला, भाभी क्या हुआ, आज भैया इतने गुस्से में क्यों गए? कोमल भाभी ने गुस्से से कहा, कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। गोपी ने कहा, मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ भाभी, आपका ख्याल रखना भी तो मेरा ही काम है। कोमल भाभी बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी लड़ाई हो गई बस, बाकी तुम नहीं समझोगे। गोपी बोला, भाभी आप मुझे बता सकती हैं, और आप वैसे मुझे अपना दोस्त बोलती हो। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा, तो बता दीजिए ना मुझे कि क्या प्रॉब्लम है। कोमल भाभी ने कहा, क्या क्या बताओ तुम्हें, एक जयंत है जो मेरा पति होकर भी मुझसे सही से बात नहीं करता है, और एक तुम नौकर होते हुए भी मेरी इतनी फिक्र करते हो। बात यह है कि मैं जयंत को किसी भी बात पर कुछ भी कहूँ वो सीधे मुंह जवाब ही नहीं देता है। एक औरत की अपने पति से कुछ इच्छा होती है, कुछ सपने होते हैं, पर रमेश मुझसे अब ऐसे बर्ताव करता है जैसे मेरा उस पर कोई हक ही नहीं है। गोपी बोला, भाभी आप रोइए मत प्लीज, आप रोती हुई अच्छी नहीं लगती हैं। कोमल जोर जोर से रोते हुए बोली, अब मेरी जिंदगी में इन आंसुओं की बिना रह ही क्या गया है। फिर कोमल ने गोपी से कहा, अच्छा चलो अब बहुत देर हो गई है, तुम भी सो जाओ और मैं भी अपने रूम में जाती हूँ। गोपी, अच्छा भाभी जी ठीक है, पर आप रोना मत। वो दोनों अपने अपने रूम में चले गए और सो गए। इसके बाद से उन दोनों की धीरे धीरे बात होती रही। अब कोमल भाभी जयंत की सारी बातें गोपी को बताने लगी थीं। फिर एक दिन कोमल भाभी और जयंत की फिर से लड़ाई हुई और जयंत घर से बाहर जाने लगा। तभी कोमल भाभी जयंत के पीछे दौड़ पड़ी और वो फर्श पर फिसलकर गिर गई, मगर जयंत नहीं रुका और वो चला गया। कोमल भाभी के गिरने की आवाज सुनकर गोपी दौड़ा हुआ आया। गोपी ने पूछा, अरे भाभी क्या हुआ, आप कैसे गिर गई? कोमल ने कहा, कुछ नहीं, बस वो पैर फिसल गया। गोपी ने कोमल भाभी को उठाने की कोशिश की पर कोमल से सही से खड़ा नहीं हुआ गया। गोपी ने कोमल भाभी को उठाया और उनके रूम में ले जाकर छोड़ दिया।
गोपी ने दोबारा भाभी से पूछा, बताओ क्या हुआ था भाभी, आप कैसे गिर गई थी और आप दौड़ क्यों रही थी? कोमल भाभी ने उदास होकर बताया, वो तुमको तो पता ही है, जयंत के और मेरे झगड़े के बारे में आज फिर से झगड़ा हुआ और वो बाहर जाने लगे। मैं उसे रोकने के लिए भागी और गिर गई, पर वो देखकर भी नहीं रुका और चला गया। गोपी ने कहा, भाभी आप रोइए मत, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कोमल भाभी ने गोपी से कहा, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, तुम मेरे लिए कितना करते हो और एक मैं फिर भी कुछ नहीं करती। अच्छा गोपी, तुम मेरी एक बात मानोगे? गोपी बोला, हाँ बोलिए भाभी जी, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। कोमल भाभी बोली, अच्छा सुनो, मेरे पैर और कमर में चोट लगी है, तुम बाम लगा दोगे? गोपी ने कहा, अगर भाभी आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं लगा दूंगा। कोमल भाभी बोली, मुझे कैसी दिक्कत, हर किसी को तुम जैसा दोस्त चाहिए ही है जो ख्याल रखे। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। गोपी ने कोमल भाभी के पैर पर बाम से मालिश करने लगा। कोमल भाभी को अब थोड़ा आराम महसूस हो रहा था। कोमल ने गोपी को थैंक्स कहा और गोपी वापस घर के काम में लग गया। अब कोमल भाभी अपनी सारी बातें गोपी के साथ करने लगी और खुश रहने लगी। धीरे धीरे जयंत को भी आभास हो गया था कि उसे अपनी पत्नी का भी ध्यान रखना चाहिए। अब जयंत कोमल भाभी के साथ अच्छे से पेश आता था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक अमीर लड़की से दोस्ती है। कामिनी नाम की एक लड़की पुराने जमाने की कॉलेज की ड्रीम गर्ल थी। रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद। उसके पिताजी के पास अथाह पुश्तैनी पैसा था। सरकारी ठेकेदारों में उनका दबदबा था। जिस कॉलेज में कामिनी पढ़ती थी वह उसके ट्रस्ट में थे। कामिनी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण था कि जिधर भी निकल जाती अपने जलवे बिखेर देती। कॉलेज के लड़के तो लड़के लड़कियां भी उसकी दीवानी थी। कामिनी की जवानी के शौकों की जानकारी जब कोई कामिनी की माँ या बाप को देता तो वे जोर से हंस कर कहते, राजा साहब की पोती है, वह शौक नहीं करेगी तो कौन करेगा। घर में कोई उससे कुछ नहीं कह पाता। कॉलेज में केवल एक ही लड़का था जिसकी कामिनी दीवानी थी। वह था सौरभ, जो खेल कूदों में अग्रणी था और पढ़ने में बहुत तेज था। उसकी एक खूबी और थी कि वह वक्त के हिसाब से ढल जाता था। उसके पिता बहुत ज्यादा पैसे वाले तो नहीं थे, पर कमी भी कोई नहीं थी। उनका बस एक ही सपना था कि सौरभ पढ़ लिख कर किसी बड़ी कंपनी में लग जाए। सौरभ गिटार बहुत अच्छा बजाता था, इसलिए लड़के लड़कियों के ग्रुप की जान रहता था। सिर्फ सौरभ ही था जिसके ऊपर कामिनी भी जान छिड़कती थी। अक्सर कॉलेज के बाद वह दोनों सौरभ की बाइक पर घूमने निकल पड़ते। कहते हैं ना, आग और ठूस की कभी दोस्ती अच्छी नहीं होती। सौरभ वैसे लड़का बुरा नहीं था, इसीलिए माँ की शिकायत पर एक बार कामिनी ने सौरभ को घर बुला लिया। तो कामिनी के पिता और माँ को भी उसमें कोई बुराई नहीं दिखी। उसकी बातों से ऐसा कुछ नहीं झलका कि वह किसी बात का फायदा उठा रहा है। जब कामिनी के पिता ने उसके भविष्य के लिए उससे पूछा तो सौरभ ने स्पष्ट कह दिया कि उसका उद्देश्य एमबीए करने का है और उसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाएगा। शादी की तो वह अभी सोच भी नहीं सकता। यह सब सुनकर कामिनी के माँ बाप को तसल्ली सी हुई और कामिनी के घर सौरभ बेरोकटोक आने जाने लगा। कामिनी और सौरभ मूवी भी देखने साथ साथ जाते थे। अब वहां तो किसी का कोई खौफ नहीं था। एक रात मूवी से लौटते समय कामिनी ने सौरभ को अपने घर पर उतार लिया, क्योंकि सौरभ की बाइक वहीं खड़ी थी। कामिनी के माँ और पिताजी कहीं पार्टी में जाने को निकल रहे थे। तब कामिनी की माँ ने घर की नौकरानी को कहा, बच्चों के लिए कॉफी बना दो। कहकर वह दोनों तो पार्टी में चले गए। कामिनी ने उससे कॉफी अपने कमरे में लाने को कहा और बोली कि कॉफी देकर वह और रामू दोनों आराम कर सकते हैं, उसे कोई काम होगा तो बुला लेगी। सौरभ उसके कमरे में पड़े सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। नौकरानी कॉफी रखकर जाने लगी तो कामिनी ने उससे दोबारा कह दिया कि वह अपने कमरे में ऊपर चली जाए और नीचे से जीना सेल्फ लॉक से बंद कर दे। हालांकि माहौल तो बना हुआ था, पर इतनी जल्दी इस मुकाम पर आ जाएंगे सौरभ को इस बात का अंदाज नहीं था। कामिनी के लिए तो यह सब एक खेल था जो अब शुरू हो गया था। थोड़ी देर बाद कामिनी की मम्मी का फोन भी आ गया। सौरभ अभी तक गया क्यों नहीं? तो कामिनी ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, मैंने ही रोक रखा था। अकेली बोर होती, अभी कॉफी पी है, अब जा ही रहा है।
अब इसके बाद तो कामिनी और सौरभ दोनों साथ रहने लगे। शहर में सभी कामिनी को जानते थे तो कामिनी ने एक तरकीब निकाली। सौरभ गेम्स में तो नामी था ही, उसने तरकीब भिड़ाकर कामिनी को टेबल टेनिस टीम में रखवा लिया। कामिनी टेबल टेनिस खेल तो लेती थी पर ऐसा नहीं कि उसे कॉलेज टीम में सोलो प्लेयर की तरह रखा जा सके, पर पैसा सब कुछ करा लेता है। गोवा में अंतर कॉलेज गेम्स कंपटीशन थे। सभी टीमें 2 दिन के लिए जा रही थीं। सौरभ तो जाता ही उसने जुगाड़ करके कामिनी का नाम भी लिस्ट में लिखवा दिया। सभी स्टूडेंट्स को एक साथ एक रात के लिए एक साधारण से होटल में ठहरना था। कामिनी की मम्मी बोली, मैं भी चलती हूँ, हम दोनों अलग होटल में ठहरेंगे। इससे कामिनी का तो सारा प्लान फेल हो रहा था। वह बोली, मम्मी सहेलियों के साथ एक जगह ही रुकेंगी और फिर 2 दिन की ही तो बात है। उसकी बात सुनकर कामिनी के पिता खूब हंसे और उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी। कामिनी की मां की ना तो पहले चलती थी ना आज चली। वह भुनभुनाते हुए किचन में चली गई। उसने यहीं से ही अपने लिए एक अच्छे होटल में रूम बुक करवा लिया था। गोवा पहुंचकर उसने 2 घंटे बाद अपने पिता को उनके ऑफिस में फोन किया और बड़ी रोनी आवाज में उनसे कहा, पापा मम्मी ठीक कह रही थी, ये होटल तो इतना घटिया है जैसे आपके सर्वेंट क्वार्टर। मैं तो वापस आ रही हूँ क्योंकि अकेली किसी और होटल में रुकूंगी तो मम्मी अपसेट हो जाएंगी। कामिनी के पिता बोले, तुम जिद करती हो, अब मैं तुम्हारी मम्मी से कहूंगा तो वह मुझसे भी नाराज होगी। कामिनी बोली, अगर आप परमिट करें तो मैं किसी अच्छे होटल में स्टे कर लेती हूँ, पर प्लीज मम्मी से मत कहिएगा, मेरे साथ मेरी एक सहेली भी रुक जाएगी। हंसते हुए इसकी इजाजत दे दी। अब अगला फोन कामिनी ने अपनी मम्मी को किया। मैं अच्छे से पहुंच गई हूँ, यहाँ फोन ज्यादा यूज नहीं कर सकते। मैं सुबह शाम आपको फोन कर दूंगी, आप फोन मत करना, क्योंकि नहीं उठा तो फिर आप टीचर्स को करोगी। सौरभ ने भी अपने कोच से कह दिया कि वह रात को अपनी मौसी के घर जाएगा और लेट आएगा। कामिनी ने अपने कोच से अपने पिता की बात करा के उनसे कहलवा दिया कि कामिनी अलग होटल में स्टे करेगी। बाप ने कहा है तो कोच को भी क्या तकलीफ थी। दिन भर के खेलों से थके हारे सभी खिलाड़ी शाम को मस्ती लेने के लिए बाहर ग्राउंड में इकट्ठे हुए, जहां नाच गाने और मनोरंजन के बहुत साधन थे। निमिषा अपने कोच से कहकर कैंपस से बाहर निकल ली और टैक्सी लेकर अपने सामान के साथ सीधे होटल पहुंची। होटल रूम उसके नाम से बुक था ही। तभी सौरभ भी अपना बैग लटकाए आ गया। कामिनी ने रिसेप्शन पर कह दिया, ये मेरे गेस्ट हैं, थोड़ी देर रुककर चले जाएंगे। तभी सौरभ को मालूम पड़ा है कि उसका MBA में एडमिशन हो गया है। उसे एग्जाम खत्म होते ही वहां ज्वाइन करना होगा। अभी उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। कामिनी ने कॉफी बना ली और साथ ही रिमाइंड कर दिया डिनर के लिए। कॉफी पीते पीते सौरभ ने कामिनी को अपने एडमिशन की बात बता दी। कामिनी को एक झटका तो लगा, पर उसे भी मालूम था कि उसकी शादी तो सौरभ से नहीं होने वाली। तो फिर अच्छा है जितना जल्दी सौरभ उसकी जिंदगी से दूर चला जाए। कामिनी बहुत शातिर दिमाग थी। उसको यह अच्छे से पता था कि उसकी लाइफस्टाइल को शुचित अफोर्ड नहीं कर सकता। अब अगले महीने फाइनल एग्जाम थे। सौरभ कामिनी के बुलाने पर भी कहीं जाने से मना कर देता। उसका दिमाग इस समय सिर्फ एग्जाम पर केंद्रित था। फिर सौरभ अपना बोरिया बिस्तर संभाल दिल्ली चला गया। कामिनी के बाप ने उसका एडमिशन फैशन डिजाइनिंग के डिप्लोमा कोर्स में करा दिया। अब कामिनी को अपने मामा के पास रहना पड़ा, जहां उसको बिल्कुल भी आजादी नहीं मिली। 2 साल ऐसे ही निकल गए। सौरभ से उसके फोन कॉल बिल्कुल बंद थे। कामिनी बार बार उसको को मिस करती, पर सौरभ ने अपना सिम बदल लिया था। कामिनी का डिप्लोमा खत्म होते ही उसकी शादी की बात चलानी शुरू की, पर इतनी तेज तर्रार लड़की को कोई घर मिलना आसान नहीं था। तभी सौरभ को मालूम पड़ा है कि उसका MBA में एडमिशन हो गया है। उसे एग्जाम खत्म होते ही वहां ज्वाइन करना होगा। अभी उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। कामिनी ने कॉफी बना ली और साथ ही रिमाइंड कर दिया डिनर के लिए। कॉफी पीते पीते सौरभ ने कामिनी को अपने एडमिशन की बात बता दी। कामिनी को एक झटका तो लगा, पर उसे भी मालूम था कि उसकी शादी तो सौरभ से नहीं होने वाली। तो फिर अच्छा है जितना जल्दी सौरभ उसकी जिंदगी से दूर चला जाए। कामिनी बहुत शातिर दिमाग थी। उसको यह अच्छे से पता था कि उसकी लाइफस्टाइल को शुचित अफोर्ड नहीं कर सकता। अब अगले महीने फाइनल एग्जाम थे। सौरभ कामिनी के बुलाने पर भी कहीं जाने से मना कर देता। उसका दिमाग इस समय सिर्फ एग्जाम पर केंद्रित था। फिर सौरभ अपना बोरिया बिस्तर संभाल दिल्ली चला गया। कामिनी के बाप ने उसका एडमिशन फैशन डिजाइनिंग के डिप्लोमा कोर्स में करा दिया।
अब कामिनी को अपने मामा के पास रहना पड़ा जहां उसको बिल्कुल भी आजादी नहीं मिली। 2 साल ऐसे ही निकल गए। सौरभ से उसके फोन कॉल बिल्कुल बंद थे। कामिनी बार बार उसको को मिस करती पर सौरभ ने अपना सिम बदल लिया था। कामिनी का डिप्लोमा खत्म होते ही उसकी शादी की बात चलानी शुरू की, पर इतनी तेज तर्रार लड़की को कोई घर मिलना आसान नहीं था। तभी सौरभ को मालूम पड़ा है कि उसका MBA में एडमिशन हो गया है। उसे एग्जाम खत्म होते ही वहां ज्वाइन करना होगा। अभी उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। कामिनी ने कॉफी बना ली और साथ ही रिमाइंड कर दिया डिनर के लिए। कॉफी पीते पीते सौरभ ने कामिनी को अपने एडमिशन की बात बता दी। कामिनी को एक झटका तो लगा, पर उसे भी मालूम था कि उसकी शादी तो सौरभ से नहीं होने वाली। तो फिर अच्छा है जितना जल्दी सौरभ उसकी जिंदगी से दूर चला जाए। कामिनी बहुत शातिर दिमाग थी। उसको यह अच्छे से पता था कि उसकी लाइफस्टाइल को शुचित अफोर्ड नहीं कर सकता। अब अगले महीने फाइनल एग्जाम थे। सौरभ कामिनी के बुलाने पर भी कहीं जाने से मना कर देता। उसका दिमाग इस समय सिर्फ एग्जाम पर केंद्रित था। फिर सौरभ अपना बोरिया बिस्तर संभाल दिल्ली चला गया। कामिनी के बाप ने उसका एडमिशन फैशन डिजाइनिंग के डिप्लोमा कोर्स में करा दिया। अब कामिनी को अपने मामा के पास रहना पड़ा जहां उसको बिल्कुल भी आजादी नहीं मिली। 2 साल ऐसे ही निकल गए। सौरभ से उसके फोन कॉल बिल्कुल बंद थे। कामिनी बार बार उसको को मिस करती पर सौरभ ने अपना सिम बदल लिया था। कामिनी का डिप्लोमा खत्म होते ही उसकी शादी की बात चलानी शुरू की, पर इतनी तेज तर्रार लड़की को कोई घर मिलना आसान नहीं था। कामिनी के पिता के एक पुराने मित्र ने अपने लड़के अंश का प्रस्ताव कामिनी के पिता को दिया। इस रिश्ते में और कोई खास बात नहीं थी सिवाय इसके कि अंश बहुत पैसे वाला था। कामिनी की दौलत अंश के सामने बहुत कम थी। कामिनी को भी यह समझ आ गया कि कोई रईस ज्यादा ही उसके शौक पूरे कर सकता है। उनकी शादी खूब धूम धड़ाके से हुई। परिस्थितियों को देखते हुए कामिनी बहुत खुश थी। उसे पैसा पानी की तरह उड़ाने की पूरी आजादी थी। ऐशो आराम की जिंदगी और हुक्म का पालन करने के लिए नौकरों की फौज। कामिनी को ऐशो आराम और विलासिता की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी औकात केवल एक गुलाम जैसी थी। उसकी अपनी मर्जी और शौक हीरे जवाहरातों में दब कर रह गई। कामिनी की यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। अंश ने अपना काम इतना बढ़ा लिया कि उससे संभलता नहीं था। उसने एक ऑफिस दुबई खोल लिया था, वह अधिकतर वहीं रहता। कामिनी को वहां रहना पसंद नहीं था तो दिल्ली के ऑफिस को उसने संभाल लिया। अब वह मालिक थी, लेकिन अब कामिनी को अपने पुराने दोस्त सौरभ से वापस मिलने की इच्छा हुई। कामिनी को मालूम था कि सौरभ ने मार्केटिंग में MBA किया है। उसने अपने ऑफिस के लिए एक रिक्ति बनाई और उसके हेड के लिए अखबार में विज्ञापन दिए। साथ ही अपने एक स्टाफ मेंबर को वहां इंस्टीट्यूट से उस साल का हवाला देकर सौरभ की जानकारी हासिल करने को कहा। 2-3 दिन में ही कामिनी को यह मालूम पड़ गया कि सौरभ गुरुग्राम में किसी कंपनी में अच्छे पद पर काम कर रहा है। ज्यादा डिटेल मालूम करी तो मालूम हुआ कि पिछले साल ही उसकी शादी हुई है और उसकी वाइफ विदेश में जॉब पर है। सौरभ भी वही जाने के लिए नौकरी ढूंढ रहा है। कामिनी के ऑफिस ने सौरभ को टच किया और उससे नौकरी के लिए ऑफर दिया। सौरभ ने उनको साफ मना किया कि वह तो अब अपनी पत्नी के पास विदेश जाना चाहता है, या फिर कुछ ऐसा हो कि उसकी पत्नी को यहाँ जॉब मिल जाए। कामिनी ने नया पेंतरा फेंका। सौरभ को यह पेशकश दी गई कि अगर वह उनके पास जॉब करता है तो कंपनी वाइफ को अगले 6 महीने के अंदर कंपनी में जॉब दे देगी। तब सौरभ झांसे में आ गया क्योंकि सैलरी पैकेज बहुत अच्छा ऑफर किया गया था। सौरभ ने कामिनी की कंपनी ज्वाइन कर ली। अब तक सौरभ कामिनी से न तो मिला था, न उसे ये मालूम था कि अब कामिनी उसकी बॉस है। 15 दिन के लिए उसके रहने की व्यवस्था कंपनी की ओर से एक 5 स्टार होटल में की गई थी। सौरभ को यह मैसेज मिला कि कंपनी की CEO मैम उसे मिलेंगी और मार्केटिंग डिस्कस करेंगी। इस मीटिंग के लिए सौरभ को गोवा जाना था। सौरभ के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण मौका था। कंपनी की मालिक से पहली मीटिंग थी। सौरभ गोवा पहुंचा। उसका रूम ताज में बुक था। कामिनी भी ताज के ही एक स्यूट में ठहरी थी और सौरभ को आज रात उन्हीं के स्यूट में उनसे मिलना था। सौरभ बहुत सलीके से अपने कागजात लेकर मिसेस पारीक के स्यूट में पहुंचा। तब कामिनी बहुत फैशनेबल ड्रेस और महंगे जेवरात पहनकर रूम में आई। सौरभ समझ नहीं पा रहा था कि यह कामिनी है या उसे कोई वहम हो रहा है। कामिनी खिलखिलाकर हंसी और फिर बोली, कैसे हो सौरभ? अब तो तुम बहुत बदल गए हो। कैसी लगी हमारी कंपनी?
वह हकलाते हुए बोला, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ आपकी कंपनी ज्वाइन करके। पर मेरे लिए ये सरप्राइज है मैम कि आप इसकी ओनर हैं। कामिनी ने मुस्कुराते हुए उसे थैंक्स कहा। अब कामिनी ने उससे काम की बात शुरू की और कहा, आप अपने मार्केटिंग के प्लान्स लेकर मुझसे दिल्ली ऑफिस में परसों मिलें। फिर कामिनी बोली, अब नौकरी का काम खत्म, अब तुम्हारे लिए मैं कामिनी और मेरे लिए तुम सौरभ हो। इधर आओ और मेरे पास बैठो। सौरभ पहले तो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैम अब आप कहा, मैं कहा, और फिर अब मेरी शादी हो गई है। कामिनी बोली, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें कोई ऐसी खासियत है जिसकी वजह से तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मेरी कंपनी मुनहमांगी तनख्वाह पर नौकरी दे रही हो। सौरभ, मैं आज भी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, इसीलिए इतना खर्चा कर रही हूँ। सौरभ फिर सोचता रहा और धीरे से बोला, अगर मैं ये न कर पाऊं तो। कामिनी जोर से खिलखिला कर हंसी और फिर अपने शातिर अंदाज से बोली, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तब भी तुम्हारी औकात मेरे साथ दोस्ती की नहीं थी और आज भी नहीं है। पर तब भी मैंने ही उस काम के लिए तुम्हें चुना था और आज भी मैंने ही तुम्हें चुन रही हूँ। तुम्हारे इनकार की स्थिति में मेरी कंपनी के साथ तुमने जो एग्रीमेंट किया है उसके मुताबिक अगर तुम 1 साल से पहले जॉब छोड़ते हो तो तुम्हें 50 लाख रुपए की पेनाल्टी देनी होगी। और उधर तुम्हारी वाइफ अपनी कंपनी को छोड़ने के लिए कह चुकी है। हम उसे वहां जॉब अब करने नहीं देंगे तो तुम घिर गए हो। तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगी। सोच लो कॉफी पीते पीते और जवाब दो। हमारे बीच कोई बात छिपी नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारे हर ताले की चाबी मेरे पास है, तुम बस मेरे वफादार बनकर कंपनी में दिल से मेहनत करो। सौरभ सोचता रहा, उसे एहसास हो गया कि वह घिर गया है। दूसरी तरफ उसे सौदे में नुकसान भी नजर नहीं आ रहा था। कामिनी ने उससे कहा कि वह ऑफिस में अच्छी पकड़ बनाए और अपनी रिपोर्ट रोज उसे भेजता रहे। सौरभ का दिमाग गोवा में काम कर गया था। वह गोवा में इस लाइन पर काम कर रहा था कि कैसे वह कामिनी के चंगुल से बाहर निकले। तो उसने एक फर्जी मेल आईडी से अंश को मेल कर दी थी कि उसकी बीवी कैसे कैसे काम करती है। पर अंश कामिनी से ये सब सीधे नहीं कह सकता था, तो उसने यही तरकीब निकाली कि कामिनी को अकेला कम से कम छोड़ा जाए। अब सौरभ के दोनों हाथों में लड्डू थे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरी दोस्ती पास के मकान में रहने वाली भाभी से हुई। तो हुआ यूं कि पिछले साल एक फैमिली हमारी बिल्डिंग में रहने के लिए आई। जिस फ्लैट में वह फैमिली रहने के लिए आई थी वह ग्राउंड फ्लोर का है और ठीक उसके ऊपर मेरा फ्लैट है। उस फैमिली में पति नीलेश और उसकी वाइफ कंचन और उनका एक 3 साल का बेटा था। उसका पति किसी कंपनी में काम करता था जो सुबह 9 बजे निकलता और रात को 10 बजे लौट कर आता था। अब मैं आपको बता दूं कि मेरी जॉब मार्केटिंग की है और जो मार्केट मुझे मिला हुआ है काम करने के लिए, मैं उसी मार्केट में रहता था। तो मैं आराम से 10 बजे अपने मार्केट में निकल जाता था काम करने के लिए। कुछ दिन मेरे यूं ही सोचते सोचते निकल गए कि भाभी से बात कैसे करूं, मगर कुछ सूझ नहीं रहा था। यह मार्च की बात है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। लगभग 9 बज रहे होंगे। उसका बच्चा हमारी बिल्डिंग की बाउंड्री के अंदर और फ्लैट के बाहर खेल रहा था और मैं उसे खेलते हुए अपनी बालकनी से देख रहा था। वह खेलते खेलते अचानक गिर गया और वह रोने लगा। मैं तुरंत अपने रूम से बाहर सीढ़ियों से उतरता हुआ उस बच्चे के पास पहुंचा और देखा तो उसे घुटने में चोट लग गई थी और खून निकल रहा था। अब वह जोर जोर से रो रहा था। मैं उस बच्चे को उठाकर उनके गेट पर पहुंचा। गेट खुला होने के कारण मैं उसे लेकर उनके घर में दाखिल हुआ ही था कि उसकी मां बाथरूम से निकलकर बाहर आई। उसे देख कुछ सेकंड के लिए तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं देखकर एकदम मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि यह क्या हो रहा है मेरी आंखों के सामने। हम दोनों आमने सामने थे। वो मुझे पथराई हुई आंखों से देख रही थी और अगले ही पल पलटकर बाथरूम में वापस भाग गई। दोस्तों, उस टकराव में 5 सेकंड तक मैं उसे और वह मुझे देखती रही। फिर वह तेजी से मुड़ी और बाथरूम में जाकर गेट बंद कर लिया और 1 मिनट बाद वापस निकल कर आई। भाभी बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे को और इतना खून क्यों निकल रहा है इसे घुटने से? मैंने कहा, यह बाहर खेल रहा था, खेलते खेलते गिर गया। मैं ऊपर बालकनी में बैठा था।
जब रोने की आवाज सुनी तो मैं नीचे आया और देखा तो इसको चोट लग गई थी। मगर अब ज्यादा चिंता मत कीजिए, गिरने के कारण इसका घुटना छिल गया है, ज्यादा चोट नहीं आई है। भाभी अपने बच्चे को चुप करवाने लगी तो मैं वहां से सीधा अपने रूम में आया और मेरे पास रखी हुई बैंडेड उठाकर वापस उनके रूम में गया। भाभी अभी भी बच्चे को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। मैं बोला, यह लीजिए भाभी जी, यह बैंडेड मुन्ने को लगा दीजिए ताकि उसका खून आना बंद हो जाए। भाभी ने कहा, आप ही लगा दीजिए क्योंकि मेरे हाथ पानी में भीगे हुए हैं और भीगे हुए हाथ जब उसकी चोट में लगेंगे तो उसको जलन होगी। मैं बोला, हाँ यह भी आप सही कह रही हो, मैं ही लगा देता हूँ। भाभी बोली, यदि आपको जल्दी ना हो तो कुछ देर आप मेरे बच्चे के साथ बैठ जाइए, जब तक मैं नहा कर वापस आती हूँ। मेरे कुछ कहने के पहले ही वह उठकर किचन में गई, फ्रिज में से चॉकलेट निकाल कर लाकर दे दी। उस समय मेरी हालत ऐसी हो रही थी जैसे किसी ने मुझे बहुत ही ठंडे रूम में बैठा दिया हो। वह अपने बेटे को चॉकलेट देते हुए बोली, बेटा तुम ये चॉकलेट खाओ और अंकल के साथ खेलो, जब तक मैं नहा कर वापस आती हूँ। फिर मैंने बच्चे के हाथ से चॉकलेट लेकर उसे खोल कर दे दी और वह चुप होकर खाने लगा। जैसे ही भाभी बाहर आई तो मैं बोला, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे काम पर जाने में लेट हो रहा है। यह कहते हुए मैंने अपना नंबर एक कागज पर लिखते हुए बोला, यह मेरा नंबर है, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन लगा लीजिएगा, मैं पास ही के मार्केट में काम करता हूँ। मैंने अपना नंबर वहां रखी हुई टेबल पर रख दिया। वह कुछ नहीं बोली और मैं निकलकर बाहर आ गया। फिर अपने रूम में जाकर मैंने अपना बैग उठाया और बाइक स्टार्ट करके मार्केट निकल गया। मार्केट में आने के बाद भी मुझे काम करने में कहीं मन नहीं लग रहा था। वैसे भी जिसको सामने इतना सुंदर नजारा दिखाई दिया हो, वह भी अचानक जिसकी उसे उम्मीद ना हो, तो उसका मन भला किसी और काम में कैसे लग सकता है। मैंने जैसे तैसे अपना काम खत्म किया और अपने रूम की ओर निकल पड़ा। निकलते हुए मैं सोच रहा था कि आज शायद फिर से भाभी से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मेरी उम्मीदों के विपरीत जब मैं उसके रूम के पास से निकला तो देखा उसका दरवाजा बंद है। मैं उम्मीद कर रहा था उसका फोन शायद मेरे फोन पर आए, मगर वह कॉल भी नहीं आया। अगले दिन मैं अपनी बालकनी पर खड़ा हुआ धूप सेंक रहा था। जब मेरी नजर नीचे पड़ी तो देखा एक लड़की बाहर बैठकर योगा कर रही है, मगर मुझे अभी तक उसकी सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। फिर कुछ देर बाद जब उस लड़की ने सूर्य नमस्कार किया तब जाकर मुझे उसकी सूरत दिखाई थी। मैं सूरत देखकर चौंक गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह वही भाभी है जिसको मैंने कल देखा था। जब भाभी ने सूर्य नमस्कार करने के लिए अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाया तो उसकी नजर मेरी नजर से टकराई और वह हड़बड़ा कर बैठ गई और जल्दी से उठकर अपने रूम में भाग गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यह मुझे देखकर क्यों भाग गई। मुझे इस तरह देखकर उसका यूं भाग जाना मुझे अपनी बेइज्जती जैसा लगा, मगर मैं हैरान था कि ऐसा भी क्या देख लिया उसने। मैंने मन ही मन सोचा कि मैंने इसकी इतनी हेल्प की और थैंक यू बोलना तो दूर की बात रही, मुझे देखकर भाग गई ये। फिर मैंने टाइम देखा, 10 बज चुके थे। मैं अंदर आकर मार्केट के लिए तैयार हुआ और अपनी बाइक उठाकर मार्केट निकल गया। शाम को जब मैं वापस आया तो मेरी बाइक की आवाज सुनकर वह बाहर आई और मुझे देखने लगी। लगा जैसे मुझसे बात करने के लिए खड़ी हो। मैंने उसकी नजरों में देखा और अपनी नजर घुमा ली वहां से निकलते हुए। मैं उसे इग्नोर करते हुए जब उसके बाजू से निकल रहा था तो मुझे लगा वह मुझसे कुछ कहना चाह रही है, मगर उसके मुंह से शायद आवाज नहीं निकल पा रही है। उसी रात को 8 बजे जब मैं खाना खा चुका था तो किसी काम से बालकनी में आया। मैंने नीचे देखा तो भाभी बाहर गैलरी में टहल रही थी। तो जब मैंने भाभी को नीचे गैलरी में टहलते हुए देखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी नीचे जाकर टहलूं। मेरे मन में ख्याल आया कि अगर भाभी को मुझसे कुछ बात करनी है तो मुझसे बात कर लेगी, नहीं तो कुछ देर टहलते टहलते मैं ही भाभी से बात करने की कोशिश करूंगा। जब मैं नीचे आया टहलने के लिए तो भाभी मुझे देखकर फिर से अंदर चली गई। मैंने मन ही मन सोचा कि यह तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात हो गई। फिर मैं भी गुस्से में अपने रूम में आया और दरवाजा बंद करके सो गया। अगली सुबह हुई लेकिन मैंने बालकनी में जाना उचित नहीं समझा और तैयार होकर टाइम से पहले मार्केट निकल गया।
काम खत्म होने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल गया। फिर रात को 10 बजे जब मैं अपने फ्लैट के पास पहुंचा तो मेरी बाइक की आवाज सुनकर उसका पति गेट खोलकर बाहर आया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे रोकते हुए बोला, भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उस दिन आपने मेरे बच्चे को संभाला। मैं बोला, भाई साहब इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। भाभी का पति बोला, वैसे भाई साहब आपका नाम क्या है और क्या आप अकेले ही रहते हैं। इसी बीच मैंने देखा कि भाभी जाली वाले गेट से झांककर हम दोनों की बातें पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। मुझे भाभी ने अपनी ओर देखते हुए देख लिया और हमारी आंखें एक सेकंड के लिए टकराईं। तो मैंने नजर हटाते हुए कहा, हाँ भाई साहब मैं अकेला ही रहता हूँ। भाभी का पति बोला, मेरा नाम नीलेश है, चलिए आज हमारे यहाँ पर खाना खा लीजिए। मैंने फिर नजर बचाते हुए भाभी की ओर देखा और फिर भाई साहब के सामने हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू भाई साहब, मगर मैं खाना अपने दोस्त के यहाँ से खा कर आया हूँ। नीलेश तो अंदर चलकर चाय पी लीजिए। फिर नजरें बचाकर मैंने भाभी को देखा और फिर हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब फिर कभी चाय पी लेंगे। मैंने उसके पति को छुपाकर कर इशारा किया कि मैंने ड्रिंक किया हुआ है। वह मुस्कुरा कर बोला, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर कभी चाय पी लेंगे। मैं बोला, भाई साहब चाय के लिए धन्यवाद। वैसे आपसे एक विनती है कि आप भाभी जी को भी मत बताइए कि मैंने ड्रिंक की हुई है, नहीं तो वह मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगी। नीलेश मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भाई साहब मैं किसी को नहीं बताऊंगा, गुड नाइट। अगले दिन जब मैं काम से लौटा तो मैंने देखा कि भाभी गैलरी में टहल रही थी। उनको देखकर लग रहा था कि वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। जब मैं बाइक खड़ी करके गैलरी में पहुंचा तो भाभी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और मुस्कुराई। भाभी बात शुरू करते हुए बोली, आपका नाम क्या है। मैं बोला, विकास नाम है मेरा। भाभी हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं कंचन। मैंने भी हाथ आगे बढ़ाते हुए हाथ मिलाया और बोला, जैसा नाम वैसे ही हो आप। कहते हुए एक कातिल सी मुस्कान मैंने दे दी और उसने भी मुस्कुराकर नजरें झुका ली और बोली, चलिए अंदर चलकर चाय पी लीजिए। मैं आज नहीं फिर कभी। दोस्तों फिर वो दिन आया जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। यह दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन था और रहेगा। लोग अक्सर संडे को देर से सोकर उठते हैं और मैं भी सोकर देर से ही उठता, मगर न जाने क्यों उस दिन मेरी नींद जल्दी खुल गई। शायद कुछ बड़ा होने वाला था मेरी लाइफ में। 7 बजे के आसपास मैं उठकर बालकनी में आकर बैठ गया। सोचा सुबह सुबह भाभी के दर्शन हो जाएंगे। संडे का दिन था तो मुझे जॉब पर जाना नहीं था, तो सुबह सुबह उसका पति सुबह सुबह हमारे बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई कार में बैठकर कहीं जा रहा था। मैं उनकी बातें सुन सकता था। मेरे कानों में आवाज पड़ी कि भाभी पूछ रही थी, पिकनिक से कब तक लौटेंगे। ये सब बातें मैंने सुन ली, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि आज तो कुछ भी हो जाए, भाभी से बात करके ही रहूंगा। फिर मैं तुरंत अपने फ्लैट की सीढ़ियां उतरते हुए उनके दरवाजे पर पहुंचा और गेट खटखटाया। भाभी गेट खोलते हुए बोली, अरे विकास तुम इतने सवेरे, कुछ काम था क्या। मैं, भाभी चार्जर चाहिए आपका, मेरा वाला मिल नहीं रहा है। भाभी, मगर सचिन मेरा मोबाइल भी चार्ज पर लगा हुआ है, थोड़ी देर में ले जाना, मुझे अपनी माँ को एक जरूरी कॉल करना है। तो मैंने कहा, भाभी मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है और अर्जेंट कॉल करना है, प्लीज आप देख लीजिए ना। वह चार्जर में लगे हुए मोबाइल को देखते हुए बोली, मेरे मोबाइल की बैटरी 8% चार्ज हो गई है, तुम ले जाओ, मगर मुझे 15 मिनट में दे देना, मुझे घर पर बात करनी है और इतनी सी बैटरी में ज्यादा देर बात नहीं हो पाएगी मेरी। तो चार्जर लेकर मैं अपने रूम में आ गया। मैंने अपने फ्लैट में आकर मोबाइल फोन चार्ज होने के लिए लगा दिया। 20 मिनट बीत जाने के बाद भी मैं उसे चार्जर देने के लिए नहीं गया, तो भाभी अपना चार्जर लेने के लिए मेरे गेट पर आई और दरवाजा खटखटाया। मैंने उनकी आवाज को अनसुना कर दिया। फिर उन्होंने दोबारा आवाज लगाई। मैंने उनकी आवाज को फिर अनसुना कर दिया। गेट खुला होने के कारण वह बेझिझक अंदर हॉल में आई। उनके आने की आवाज मैं पहचान गया क्योंकि उन्होंने पाँव में पायल पहनी हुई थी।
हॉल में आकर भाभी ने मुझे फिर आवाज दी। फिर मैंने नजर बचाकर देखा तो वह धीरे से मेरे बेडरूम में झांक रही थी। वह कुछ सेकंड वहां पर खड़ी रही और फिर वापस लौट गई। फिर 5-10 सेकंड बाद वापस गेट पर आ गई। जब भाभी मेरे रूम से चली गई तो मैंने सोचा कि जो मैंने प्लान बनाया था वह तीर तो निशाने पर लग गया है। अब जो होना है वह सिर्फ भाभी की तरफ से होना है। अब मैं चार्जर लेकर उनके गेट के पास पहुंचा और उनका गेट खटखटाया तो कंचन भाभी बोली, कौन है? मैं बोला, मैं हूं विकास, आपका चार्जर वापस लाया हूं। भाभी रुको, अभी आती हूं। भाभी बोली, आइए अंदर आकर आप बैठ जाइए, चाय पीकर जाइएगा। भाभी 2 कप चाय लेकर आई और एक मुझे दे दी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। अब हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे थे। हम दोस्त बन चुके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।